हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंपलसरी सब्जेक्ट। आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ की, जिसमें हम अपना नया चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहले दिया हुआ है वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होता है, और फिर क्या दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की, वेक्टर कब इक्वल होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यही सब दिया हुआ है। तो ये सब बात तो हम बेसिक जानते ही हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर से। ठीक है, तो हेडिंग डालो कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर्स कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो पहले बात करते हैं वन डायमेंशन के अंदर, ये कोई एक वेक्टर ए है। ठीक है, अब क्या करो, एक दूसरा वेक्टर लो बी वेक्टर। ठीक है, ये सपोज कर लो कोई एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। ठीक है, तो देखो ये बी वेक्टर कैसा लग रहा है, लेंथ में बड़ा लग रहा है, ए वेक्टर लेंथ में छोटा लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, जहां पे लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें बी वेक्टर का, अगर वैल्यू हम 3 के बराबर ले लें, और क्या लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर ले लें, ए का वैल्यू 1 के बराबर ले लें, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू 3 into 1, मतलब क्या लेफ्ट में लाओ तो 3 माइनस थ्री इक्वल टू 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको राइट में 0 मिल जाए, तब क्या कहलाते हैं, वो दोनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सपोज कर लो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 के बराबर आ गया, तो ए एंड बी क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले, एक का वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, बी को उधर ही रहने दो और लैम्डा को इधर लाओ, तो माइनस लैम्डा ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो करो क्या, आप इनके अंदर कोई एक ऐसा नंबर कांस्टेंट के अज्यूम कर लो, इसके अंदर कोई k1 मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर कोई k2 मल्टीप्लाई करो, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि जब इनको आप जोड़ो तो इनका सम 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या करो, के बी वेक्टर k1 बी करो, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा लगेगा, यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, प्लस k2 ए वेक्टर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस क्यों आ गया, अभी समझ लो। देखो अभी हमने एग्जांपल में क्या देखा था, हमने b का वैल्यू 3 के बराबर लिया था, a का वैल्यू 1 के बराबर लिया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो b का वैल्यू हमारे पास 3 है और k1 है और क्या प्लस k2 है, a1 है। ठीक है, इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो k1 का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, k1 का वैल्यू 1 ले सकते हो, और k2 का वैल्यू क्या ले सकते हो, k2 का वैल्यू -3 ले सकते हो। पुट करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 into 1 प्लस यहाँ पे k2 का वैल्यू -3 into 1 -3, तो 3 माइनस थ्री किसके बराबर, 0 के बराबर। तो k1 k2 कोई कांस्टेंट है, जो क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से ले रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, इनको 0 के बराबर बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वाला कोई भी दो वेक्टर अगर वन डायमेंशन में है, उनको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो इनका सम 0 के बराबर होना चाहिए। कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस हाल में वो क्या 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1D के बारे में, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं 2D के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम दो अलग अलग डायरेक्शन में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं 2D के अंदर। सपोज कर लो ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, करो क्या, ए का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। सपोज कर लो ए आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितने के बराबर होगा, ये लेंथ आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा। फिर क्या, बी को भी क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा, सपोज कर लो कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू है, उस टाइम्स ऑफ बी के बराबर हुआ है। एक सेकेंड, तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में से एक तीसरा वेक्टर निकालते हैं। सपोज कर लो ये कोई तीसरा वेक्टर आपके पास सी है। ठीक है, तो करो क्या, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, एक रेगुलर पैरेललोग्राम बना दो। तो देखो यार, अगर आपका सी वेक्टर ए और बी के, ए एंड बी वेक्टर के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपके पास सी वेक्टर ए प्लस बी के सम के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सी लैम्डा ए प्लस म्यू बी के बराबर होना चाहिए। क्या, दो सी वेक्टर आपका इन दोनों वेक्टर्स के सम के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपका सी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो करो क्या, लैम्डा ए को उधर ही रहने दो प्लस लैम्डा बी को उधर ही रहने दो।
सॉरी म्यू बी है ना, तो म्यू बी को उधर ही रहने दो, सी को उधर ले जाओ तो माइनस सी वेक्टर होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, ये जो लैम्डा म्यू और यहाँ पे माइनस सी दिख रहा है, इन सब के अंदर क्या करो, कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई करो, k1 k2 k3 k4 मल्टीप्लाई करो, जो क्या इनके सम को एज ए सम के रूप में इनका प्रोडक्ट सम के रूप में इनका सम राइट में 0 के बराबर दे, ठीक है। तो करो क्या, इसके अंदर कोई कांस्टेंट k1 मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कोई कांस्टेंट k2 मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कोई कांस्टेंट k3 मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने देखा k3 k1 k2 k3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम k3 का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपके पास c a और b के लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को 0 के बराबर लाना दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2D के बारे में, इसको नोट करो, बात करते हैं 3D के अंदर, ठीक है। तो देखो 3D में क्या होगा, जैसे 1D और 2D में देखा वैसे ही 3D में भी होगा, ठीक है। तो 3D, तो पहले क्या करो, एक 3 डायमेंशन फिगर बनाओ, सपोज कर लो एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक आपका क्यूब है, 3D फिगर, ठीक है। ये क्यूब कंप्लीट होने वाला है, ये और सपोज कर लो ये वाला लेंथ आपका, सपोज कर लो ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक a के बराबर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लेमडा a के बराबर है, ठीक है। इतना हो गया, नीचे थोड़ा सा कट गया ना, यहाँ से यहाँ तक a के बराबर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा a के बराबर है, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। और ये जो ऐसे जा रहा है पीछे ब्रेथ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ b के बराबर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा म्यू कर दो, ठीक है, कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू कर दो, म्यू b के बराबर है, ठीक है। और ये जो ऊपर हाइट है, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक कुछ c के बराबर है और ये यहाँ से पूरा यहाँ तक कुछ डेल टाइम्स ऑफ c के बराबर है, डेल भी कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक चौथा वेक्टर निकालते हैं, इसके बीच में से यहाँ से उठाओ और क्या करो, यहाँ पे ले जाओ। ये हमने क्या किया, डायगोनल को काटा, ठीक है। दूसरे साइड के नीचे से अपोजिट साइड के ऊपर वाले फेस पे, सपोज कर लो ये रूम है, तो यहाँ से वहां नीचे यहाँ पे क्या किया, एक डायगोनल गिराया, ठीक है। तो इसको कोई हमने क्या बोला, डी वेक्टर बोला। तो अगर आपका डी वेक्टर ए बी सी के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो डी वेक्टर आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी प्लस डेल टाइम्स ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। क्या बोला, कोई भी ए बी सी वेक्टर है, हमने क्या किया, उनका लेंथ बढ़ा के लैम्डा ए म्यू बी और डेल सी बना दिया, ठीक है। तो फिर क्या किया, उसके अंदर से एक और चौथा वेक्टर बनाया डी वेक्टर, ठीक है। तो डी वेक्टर अगर आपका एबीसी के लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो क्या करो, लैम्डा ए उधर ही रहने दो प्लस म्यू बी उधर ही रहने दो प्लस डेल सी भी उधर ही रहने दो, डी को उधर ले जाओ तो माइनस डी इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर k1 k2 k3 k4 मल्टीप्लाई करो, जो क्या करे, इनके सम को 0 के बराबर बना दे। तो k1 a प्लस k2 b प्लस k3 c प्लस k4 d प्लस k4d इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपके पास ये डी वेक्टर एबीसी के लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। जब तक k1 k2 k3 k4 क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 हो सकते हैं, ठीक है। सभी 0 हो भी सकते हैं, सभी k1 k2 k3 k4 सभी 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपका 0 के बराबर आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो ये बात हो रही है वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर के में क्या होगा, कोई एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट में क्या कर सकते हो, आई जे के दिमाग पे सोच सकते हो, क्योंकि देखो बुक में ना जो क्वेश्चन दिए उसमें आई जे के यूज नहीं किया, तो हम भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन वेक्टर वर्ड यूज किया है तो उसको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स x1 1 2 4 था यहाँ पे, और क्या x2 3 6 12 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो यार, ये x1 वेक्टर को कैसा अज्यूम करो कि ये क्या दिया हुआ है, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप के बराबर दिया हुआ है। और x2 कैसा दिया हुआ है आपके पास, 3 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस
के कैप के बराबर दिया हुआ है। तो देखो यार हमको करना क्या है, x1 और x2 को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो अभी हमने क्या देखा, x1 के अंदर क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर k1 मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या x2 के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर k2 मल्टीप्लाई करते हैं। इनका सम कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो कांस्टेंट k1 का वैल्यू कितना ले और k2 का वैल्यू कितना ले। तो देखो यार पहले k1 लिख दिया जाए, कितना है 1 2 4 है, और k2 कितना है आपके पास, सॉरी x2 कितना है 3 6 12 है। ठीक है, तो करो क्या, आप k1 और k2 का वैल्यू सोचो। अगर हम क्या करें, k1 के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर, k1 का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 सपोज करो, तो 3 1 जा 3 बनेगा, कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 2 जा 6 बनेगा, और 3 4 जा 12 बनेगा, इतना बन जाएगा। प्लस ये तो आपके पास इतने के बराबर आ गया। लेकिन अगर हम क्या करें, k2 का वैल्यू -1 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -3 -6 -12। ठीक है, तो देखो यार ये क्या है, 3i कैप 6j कैप 12k कैप, ये क्या है -3i कैप -6j कैप -12k कैप। तो जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो i का i में ऐड होगा, j का j में ऐड होगा, k का k में ऐड होगा। ठीक है, तो पहले i को ऐड करो, 3 3 0, j को ऐड करो 6 6 0, 12 -12, k का ऐड किया तो कितना भैया आया, 0 आया। मतलब ये कितना है, ओवरऑल ये 0 वेक्टर के बराबर आया। तो देखो दो वेक्टर्स का सम हमारे पास 0 के बराबर आया, वो ये बात को प्रूव करता है कि x1 और x2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इनको नोट करो। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द सेट कंटेनिंग ओनली ऑफ जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई एक हमारे पास सेट है, सपोज कर लो x नाम का सेट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जीरो एलिमेंट है, मतलब वो क्या जीरो वेक्टर के ही बराबर है। ठीक है, तो देखो यार हमने क्या देखा, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए x में क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर k मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते क्या है, k(x1) इक्वल, सॉरी kx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो देखो ये x है क्या, 0 है, x कितना है 0 है, 0 0 0, ये 0 के बराबर है। इसके अंदर आप कोई भी k मल्टीप्लाई करो, नॉन निगेटिव k का वैल्यू सपोज कर लो 0 के बराबर ना होना चाहिए, क्योंकि 0 × 0 तो वैसे ही 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार क्या करते हैं, k का वैल्यू हम सपोज कर लो 1 लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 1 × 0 1 × 0 1 × 0, मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा 0 0 0 0, मतलब कि ये 0 के बराबर आने वाला है, मतलब कि ये 0 वेक्टर के बराबर आने वाला है। मतलब राइट साइड में कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका x कितना है, मतलब जो कोई एक ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर है, मतलब 0 एज अ इनपुट है, वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस बार डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। एक सेकेंड, इस बार इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा उसको देखना पड़ेगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब k1 किसमें मल्टीप्लाई किया जाए, x1 के अंदर, k2 मल्टीप्लाई किया जाए x2 के अंदर, और k3 मल्टीप्लाई किया जाए x3 के अंदर, और इनका सम 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो k1 हमारे पास है, अब k2 के एलिमेंट, सॉरी x1 के एलिमेंट लिख दो 1 0 0, फिर k2 हमारे पास है, x2 के एलिमेंट लिख दो, कितना है 0 1 0, k3 हमारे पास है, और x3 के एलिमेंट लिख दो 0 0 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखो देखो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को हम i j के कंपोनेंट में अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले रफ देख लेते हैं जिसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, k1 1i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस k2 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस यहाँ पे k3 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप लिखा हुआ है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है इक्वल टू 0 के बराबर। तो वेक्टर्स को ऐड करना आता है। अब क्या करेंगे, i के कंपोनेंट को i के साथ, j के कंपोनेंट के j के साथ, k के कंपोनेंट के k के साथ, सबको अलग अलग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, k1 i कैप मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। तो k1 के साथ क्या मिला है, k2 के साथ मल्टीप्लाई में आपके पास 0 मिला, और क्या मिला हमारे पास, k3 के साथ मल्टीप्लाई में भी 0 मिला। तो k3 के साथ मल्टीप्लाई में भी 0 मिला, और ये किसका है, i का कंपोनेंट है।
प्लस, अब जे की बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब क्या, k1 k1 इंटू में जीरो मिला। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब क्या, सिंपली k1 मिले, k2 मिलेगा। और बात करें यहाँ से तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, j का कंपोनेंट जीरो मिलेगा, मतलब क्या, k3 इंटू जीरो। और क्या, ये क्या है, आपके j के कंपोनेंट है, एडिशन करने आता है। आप क्या करें, k का कंपोनेंट की बात करें तो k1 इंटू जीरो मिलेगा, k1 इंटू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, k2 इंटू जीरो मिलेगा, k2 इंटू जीरो मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, k3 इंटू वन मिलेगा, तो k3 इंटू में 1, मतलब क्या, सिर्फ k3। और क्या, ये क्या है, k के कंपोनेंट है, और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये क्या, i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट, और वेक्टर फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये जीरो वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो इसको आप 0,0,0 के फॉर्म में लिख दो। इसको सपोज कर लो जीरो वाई कैप, इसको सपोज कर लो जीरो जे कैप, इसको सपोज कर लो जीरो के कैप। कैसा लिखा हुआ है, जीरो वाई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। अब दोनों साइड इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब इधर साइड के आई का कंपोनेंट इधर साइड के आई के कंपोनेंट के बराबर होगा, इधर साइड का जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट के बराबर होगा, इधर का लेफ्ट का के का कंपोनेंट राइट के कंपोनेंट के बराबर होगा। बस क्या करो, इक्वलिटी लगा के रिलेशन बना दो, सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रफ की बात। अब क्या करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इसमें भी क्या करो, पहले आई जे के कंपोनेंट को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, k1 मिलेगा यहाँ से, और क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी जीरो मिलेगा, तो k1 मिला, जीरो जीरो मिला, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे k2 की बात करेंगे तो k2 कितना मिलेगा, k2 सॉरी k के कम सॉरी ये i के कंपोनेंट हो गया। अब j के कंपोनेंट की बात करते हैं तो k1 इंटू जीरो, तो यहाँ से क्या मिला, जीरो मिला, और क्या, k2 इंटू वन, वन मिला, मतलब क्या, सिंपली k2 लिख लो। और क्या, अब क्या करें, k3 की बात करें तो k3 क्या मिलेगा, j के कंपोनेंट के साथ जीरो ही मिलेगा, तो ये भी हो गया जीरो। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे k के कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो i j k का कंपोनेंट k1 इंटू जीरो, तो कॉमा लगा के लिखो, ठीक है, जीरो। और क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कॉमा लगा के लिखना है, ठीक है। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा होता है आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में, तो एडिशन करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, k2 इंटू जीरो, और क्या मिलेगा, k3 इंटू वन, तो k3 मिला इक्वल टू जीरो इंटू जीरो कर लो, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ये k1 जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, और क्या, जीरो, k2 जीरो इक्वल टू जीरो, और क्या मिला, जीरो जीरो, k3 इक्वल टू जीरो मिला, ठीक है। इतना हमको मिल गया। तो देखो यार, हम करते क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज कर दिए, तीन रिलेशन दिया हुआ है तो तीन इक्वेशन दिया हुआ है, इनके कंपोनेंट को क्या करो, डिटरमिनेंट के अंदर रखो, और उसको क्या करना है, जीरो के बराबर प्रूफ करना है, तब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। हमको इनके सम का वैल्यू निकालना है, तो डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम का ही ना वैल्यू मिलेगा, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर, तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, k1 i कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप, जीरो आई कैप k2 जे कैप जीरो के कैप, जीरो आई कैप जीरो जे कैप k3 के कैप, ठीक है। तो इनके आई जे के कंपोनेंट को इसमें भरो, तो क्या मिलेगा, k1 जीरो जीरो जीरो, k2 जीरो जीरो जीरो, k3 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, लाइन कट गया, इसको क्या करो, ओपन करो, तो कितना मिलेगा, k1 हमारे पास बाहर रहेगा, और क्या, ये गया, k2 k3 मिलेगा, k2 k3 इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है। तो देखो यार, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जीरो के बराबर कब हुआ, तो अगर आप क्या करोगे, k1 का वैल्यू k2 के बराबर और k2 का वैल्यू k3 के बराबर लोगे, मतलब सभी को जीरो के बराबर लोगे, तभी ये क्या होगा, आपका जीरो इक्वल टू जीरो बनेगा। लेकिन कोई भी रिलेशन में कभी भी अगर लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो आप एक साथ ही जीरो नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि मान तो आप कुछ भी सकते हो। जैसे जीरो माना, वैसे ही सबको क्या वन के बराबर मान सकते हो, k1 k2 k3 को अगर वन के बराबर मान लोगे, तो ये क्या मिलेगा, वन इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्या, ये सही बात नहीं है। अगर क्या कर लोगे, यहाँ का वैल्यू टू के बराबर लोगे, तो अभी भी क्या होगा, k1 k2 k3 को टू के बराबर लोगे तो टू यहाँ पे मिलेगा, टू टू जा फोर, यहाँ पे मिलेगा, फोर टू जा एट हो जाएगा, तो एट नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये k1 इंटू k2 इंटू k3 जीरो के बराबर तभी हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ, जब आपका तीनों क्या जीरो के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नोट करो, हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है।
तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन मतलब क्या, K1 इंटू K2 इंटू K3 आपका 0 के बराबर होगा, मतलब क्या 0,0,0 के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ K1 आपका K2 के बराबर हो जाए, K1 इसके बराबर हो जाए, और क्या K2 इसके बराबर हो जाए, K3 इसके बराबर हो जाए, मतलब क्या सभी क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार मान लिया हम क्या कर सकते हैं, K1 K2 K3 का वैल्यू 1 भी मान सकते हैं, वहां पे ये रिलेशन सही नहीं बैठेगा। K1 K2 K3 का वैल्यू 2 भी मान सकते हैं, वहां पे भी सही नहीं बैठेगा, मतलब कि सिर्फ एक ये स्पेशल केस है जहाँ पे ये वैलिड होगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और बाकी केस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या प्रूफ हो गया, हेंस आपका जो तीनों वेक्टर हैं x1 x2 और x3 वो क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गए, सिर्फ एक केस में डिपेंडेंट प्रूफ हो रहा है और बाकी सभी केस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको नोट करो। इस क्लास में बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। उससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो सपोज कर लो उसी को थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखते हैं। सपोज कर लो आपके पास अलग अलग वेक्टर है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सपोज कर लो ये सभी अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा ये कोई आपके पास वेक्टर्स है, ठीक है। तो देखो ये सभी वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब कहे जाएंगे, उस केस में जब आपका सपोज कर लो हम कोई कांस्टेंट a1 a2 a3 डॉट 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 an इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। जब क्या होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस an अल्फा n किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। जब ऐसा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये सभी आपके वेक्टर्स क्या कर जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कह जाएंगे। हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा ही सिचुएशन बना था। देखो ये जो आपके a1 a2 a3 है, ये जो an तक जा रहा है, इसके अंदर कम से कम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या 0 के बराबर ना हो। जैसे देखो हमने सेकंड जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिया था, 1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए उसको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव किया था। जो नल वेक्टर था, जीरो वेक्टर था, उसको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव करना था, तो हमने एक नंबर 1 लिया था जो 0 के बराबर नहीं था, वहां से हमने प्रूव किया था। तो इसीलिए अगर कोई भी वेक्टर्स को आपको लीनियर डिपेंडेंस प्रूव करना है तो जो कांस्टेंट आप ले रहे हो उनके अंदर कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, ठीक है, जो नॉन जीरो हो, और उन सबको ऐड करके आपको क्या मिले, जीरो एज अ रिजल्ट मिले, राइट हैंड साइड में क्या मिले, जीरो मिले। तो ऐसे सिचुएशन में ये सभी वेक्टर्स क्या कहे जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर कहे जाते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर के बारे में। तो देखो हमने क्या देखा था, लीनियर इंडिपेंडेंस के लिए हमने वेक्टर सॉरी डिटरमिनेंट फॉर्म यूज किया था जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया था, ठीक है। तो देखो तो हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें क्या आया था, K1 K2 K3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ था। तो देखो अगर कोई भी आपके पास वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा है, ये वेक्टर्स है, और कांस्टेंट आपके पास a1 a2 a3 ये इतना है, ठीक है। तो आपके पास अगर अल्फा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 an अल्फा n 0 के बराबर आ रहा है, और क्या आपका a1 a2 के बराबर हो जाए, a2 a3 के बराबर हो जाए, ये सभी क्या an के बराबर हो जाए, और ये क्या 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। जब सभी कांस्टेंट की आप जो बात कर रहे हो जब वो सभी 0 हो जाते हैं तो कोई भी वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर हो जाती है। कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, K1 K2 K3 कभी क्या होंगे, जब 0 हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 0 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आप मखाने का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर वेक्टर है ना, तो ये क्या है, जीरो वाई कैप के बराबर, जीरो जे कैप के बराबर, जीरो के कैप के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी सारे कांस्टेंट बराबर होंगे और 0 होंगे उस सिचुएशन में आपके वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो पहले क्या बोला था, लीनियरली डिपेंडेंस, उसमें क्या होगा, सिचुएशन तो यही रहेगा, सिचुएशन तो यही रहेगा। और जो आप a1 a2 a3 डॉट डॉट an ले रहे हो उनके अंदर से कोई एक ऐसा होगा जो 0 के बराबर ना हो।
और सेकंड क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। अगर आप सभी 0 ले रहे हो और 0 के बराबर आ रहा है, मतलब राइट में 0 आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका सभी बराबर है और 0 के बराबर है, जिससे ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर कहे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पिछली क्लास के बारे में। तो आज का क्लास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वही यहाँ जैसे देखो, कोई आपके पास नंबर लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 है, इसको आप सपोज कर लो x 3 है, y 4 है, प्लस z क्या करो 1 कर दो। ठीक है, तो देखो आपको x y z का वैल्यू ऐसे लेना है कि वो 15 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सपोज कर लो x का वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू 3 3 9 4 हो जाए 16, y का वैल्यू 4 लेते हैं और z का वैल्यू -10 लेते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, z का वैल्यू -10 लिया तो कितना बन गया, -10, तो कितना हो गया 25 -10, मतलब 15 यहाँ राइट में आ गया और 15 लेफ्ट में तो है ही। तो ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी एक वेक्टर सपोज कर लो, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 15 है, उसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या कोई वेरिएबल है, उन्हीं का वेरिएबल का नंबर हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई भी एक वेक्टर यक्स है, कोई भी एक वेक्टर यक्स है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो हमारे पास x1 x2 x3, ये सभी क्या है हमारे पास वेक्टर्स है। ठीक है, जो इसी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और क्या सपोज कर लो a1 a2 a3 क्या है आपके पास कोई कांस्टेंट है। ठीक है, स्केलर्स है। तो देखो ax को आप किसके बराबर लिख सकते हो, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो हमने जो क्वेश्चन अब सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन की बात करो या दूसरा क्वेश्चन की बात करो, उसमें हम कर क्या रहे थे, दो को ऐड कर रहे थे। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, दो को ऐड किया था और राइट में जीरो बनाया था। ठीक है, तो वैसा सपोज कर लो पहला क्वेश्चन क्या दिया था, जो बड़ा सा वेक्टर जीरो वेक्टर था वो 0 0 0 था, हमको दो अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करके उसके बराबर बनाना था। पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया था। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो x आपके पास है 3, 4, 5, ये एक वेक्टर है। ठीक है, और सपोज कर लो x1 की बात करें, x1 है आपका 1 -1 0 है, और आपके पास x2 है 2 3 2 3 1 है, और क्या x3 को ले लो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 x1 कितना है 1 -1 0 के बराबर, प्लस a2 कितना है, x2 कितना है 2 3 और 1 के बराबर, यहाँ पे a2 बाहर कर दो, और क्या प्लस a3 1 2 3 के बराबर। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने तो आपको आता ही है। पहले क्या करना, जैसे हमने पिछले थर्ड क्वेश्चन में जो आपको एग्जांपल कराया था, उससे पहले थोड़ा सा जो आपको रफली वर्क कराया था एकदम वैसे ही करना। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसमें इसमें, सबका आई का कंपोनेंट अलग इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेना, सबका आई का कंपोनेंट अलग कर लेना, जे का कंपोनेंट अलग कर लेना, के का कंपोनेंट अलग कर लेना, फिर क्या करना, कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू a1 a2 a3 का वैल्यू निकाल देना, फिर क्या करना उसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा, a1 मिलेगा -a1 मिलेगा, और यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो a1 इंटू जीरो हो गया, ये हो गया, फिर क्या प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा 2a2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा 3a2 मिलेगा, और प्लस a2 यहाँ तक मिल गया, फिर क्या प्लस, प्लस की बात किया जाए और क्या है a3 प्लस 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 2a3 मिलेगा, और क्या प्लस 3a3 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक रफली काम है, ये सब प्लस का साइन मत करना, पिछली क्लास में ही बताया था। ठीक है, क्योंकि कॉमा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो कॉमा ही लगा के यूज करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट को अलग करते हैं, तो a यहाँ पे है, a2 यहाँ, a1 यहाँ पे, a2 यहाँ पे, a3 यहाँ पे, मतलब वो क्या मिलेगा a1 a2 और कॉमा a3, ये हमको क्या मिल गया आई के कंपोनेंट। की बात करते हैं जे के कंपोनेंट के बारे में, जे का कंपोनेंट कितना है -a है, और यहाँ पे क्या है 3
A2 है और यहाँ पे क्या है 2A3 है। तो ये हो गया जे का कंपोनेंट। अब के का कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है आपके पास A2 है और यहाँ पे कितना है 3A3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन ये आएगा कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट मिल गया। तो अब क्या करो, लेफ्ट में क्या है 3,4,5 है। ठीक है, तो देखो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर लिख के तीन इक्वेशन बनाओ। तीन इक्वेशन है, आप सॉल्व करें तो आता है, कोई भी मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा के बस क्या करो, एबीसी का A1 A2 A3 का वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में।